Bismillahirrahmanirrahim. I start the video with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. Good morning dear students of class first year. Today in this video we are going to learn or to understand numerical which is included in chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी वो अपनी हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे एंड देन उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 1. To solve numerical included in chapter number 8 electric field. Today in this video we are going to learn to understand how we can solve the numerical. चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है, जिसके न्यूमेरिकल स्टूडेंट को थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है जिसको समझने में टाइम लगता है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन विद वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आपका जो वो बोरियत वाला इशू है वो भी रिजॉल्व हो सके और आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ सके। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस if they repel one another with a force of 0.1 Newton when situated 50 centimeter apart in a vacuum. First of all we need to understand, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारे पास दोनों इक्वल चार्ज पार्टिकल हैं ये वैक्यूम के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो या तो वैक्यूम के अंदर होते हैं या फिर वो इंसुलेटिंग लिक्विड के अंदर। हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पार्ट ए के अंदर ये मेंशन है कि हम वी हैव टू इक्वल चार्जेस। हमारे पास जो इक्वल चार्जेस हैं अगर वो रिपेल करते हैं वन अनदर को, रिपेल करने का मतलब क्या हुआ, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो वो सेम चार्जेस है और अगर वो अट्रैक्ट कर रहे होते तो वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरी है कि अगर तो अपोजिट चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो दे विल अट्रैक्ट विद ईच अदर, और अगर वो सेम वैल्यू वाले चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल चार्जेस और सेम चार्जेस हैं, दैट्स वाई दे आर रिपेलिंग विद ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर 0.1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जबकि इन दोनों को जो है वो एक वैक्यूम के अंदर रखा गया है। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये एक क्यू चार्ज पार्टिकल है और ये नंबर 2 चार्ज पार्टिकल है। यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है। अगर ये दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता वो नहीं होता, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर क्रिएटिंग द डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो है वो रेडियस यहाँ पर आ जाता है आपके पास, जो कि इन्होंने बताया है व्हेन से अपार्ट इन अ वैक्यूम। तो आपके पास ये रेडियस आ गया, यानी कि डिस्टेंस आ गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर। ये वाला जो चार्ज है इसके पास भी 0.1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और ये वाला चार्ज भी जो है वो 0.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द डेटा बाय विच वी कैन कैलकुलेट एंड वी कैन अंडरस्टैंड के विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं, डेटा बनाने के बाद ही हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो मौजूद है वो है फोर्स, तो हम यहाँ पर फोर्स मेंशन करेंगे। फोर्स है हमारे पास 0.1 न्यूटन, राइट। बोथ जो है हमारे पास फोर्स 0.1 न्यूटन है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, डिस्टेंस हमारे पास आर है जो कि है 50 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एज़ यू नो दैट कि हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की कन्वर्जन हमें करनी होगी, यूनिट कन्वर्जन करनी होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मीटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम 50 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट आंसर 0.5 मीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 0.5 मीटर। नाउ इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमें क्या मालूम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ए। अभी हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, चार्ज मालूम करेंगे, चार्ज विच इज़ इक्वल टू क्यू।
हमें Q की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट B सॉल्व करेंगे तो उसका डेटा हम देन वहाँ पर इसी डेटा को सॉल्व करेंगे, इसी डेटा को अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू अप्लाई द कूलम्स लॉ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के मुताबिक, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके मुताबिक हम जज कर सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कूलम लॉ अप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अप्लाइंग कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ का इक्वेशन आपको पता होगी, कूलम्स लॉ की जो भी डेरिवेशन है उसके मुताबिक हमारे पास फोर्स इक्वल होती है कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, इस वजह से Q1 Q2 आ गया। एज वी नो दैट, यहाँ हम 3 डॉट का रेफरेंस देंगे, Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड दे बोथ आर कंसिडर टू बी Q, यानी कि Q1 Q2 के इक्वल है और इन दोनों को हम Q ही कंसिडर करेंगे। तो F हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगी K Q का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, तो Q का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर R स्क्वायर। हाँ, देयर इज़ नो नीड टू शफल द फार्मूला। अगेन मैं आपको वही बात समझाऊंगी कि आपको कहीं पर भी फार्मूला शफल करने की नीड नहीं है, आपको Q स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ QR। F हमारे पास मौजूद है 0.1। अच्छा जी, के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें याद करनी होती है, वो है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। Q स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि Q कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया R, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज़ 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.1, ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9, वैल्यू को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और यहाँ पर हो गया Q स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 0.5 का स्क्वायर करना है। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा 0.25, यानी कि 0.25। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 0.25 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स ये 0.1 के पास जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9 के साथ Q स्क्वायर। एज यू नो दैट कि हमें Q स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जब हम Q स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9, और इधर हमारे पास रह गया Q स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल को इसी साइड पे सॉल्व कर सकें। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मार्जिन एज अ सेपरेटर लाइन। यहाँ पर मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9। तो अब हम जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2.77 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -12। क्योंकि हमें Q की वैल्यू मालूम करनी है तो Q के ऊपर जो स्क्वायर है हमें उस स्क्वायर को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास है Q स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास 2.77 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -12। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, 2.77 का स्क्वायर लेंगे तो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -6, और ये कूलम्स, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ये -6 की वैल्यू है, हम इस एज वी नो दैट कि 10 की पावर -6 जो होती है वो इक्वल होती है नैनो के। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा 1.7 नैनो कूलम्स। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि हमें जो मालूम करनी थी वो चार्ज की वैल्यू मालूम करनी थी, क्यों मालूम करना था पार्ट 1 के अंदर। सो वी हैव ऑलरेडी डन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 1 का पार्ट 2।
Numerical number 1, part B. What would be the size of the charge if they were situated in an insulating liquid whose permittivity was 10 times that of a vacuum? In this numerical, it has been mentioned that we have to calculate the value or the size of the charge again, but the situation is that both the charges are situated in insulating liquid whose permittivity was 10 times that of a vacuum. यानी कि इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि दोनों जो हैं वो हमारे पास उसके अंदर मौजूद हैं, वैक्यूम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल के अंदर पार्ट बी के अंदर ये मेंशन है कि चार्ज का साइज़ तो हमें मालूम करना है, लेकिन दोनों जो चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं वो एक इंसुलेटिंग लिक्विड के अंदर मौजूद हैं। इट मीन्स के वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल विद द एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग लिक्विड। ठीक है, राइट नाउ हमारे पास सेम वही चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, फोर्स मौजूद है। फोर्स कितनी है, 0.1 न्यूटन, राइट। उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास है 0.5 मीटर, क्योंकि पहले हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर भी चार्ज मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क, बट हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंसुलेटिंग लिक्विड है। ठीक है, इंसुलेटिंग लिक्विड के अंदर हमें चार्ज मालूम करना है ना। अच्छा जी, इंसुलेटिंग लिक्विड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका, फोर्स जब हम मालूम करना होते हैं कूलम्स लॉ को ही हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करें और इंसुलेटिंग लिक्विड की बात करें तो हमारे पास ये हो जाता है 1/4πE0 मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये देखिए फॉर्मूला आपके पास कूलम्स लॉ का है और ये आपके पास इंसुलेटिंग लिक्विड के लिए बताया गया है। Q1 Q2 हम इससे पहले भी न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व कर चुके हैं कि Q1 और Q2 हमारे पास क्या होते हैं, Q² हो जाता है, तो ये 4πE0 एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा Q² डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन न्यूमेरिकल द सिचुएशन इज दैट कि हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हुज परमिटिविटी वॉज 10 टाइम्स दैट ऑफ अ वैक्यूम, यानी कि हम जो इंसुलेटिंग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी कितनी है, 10 टाइम्स ऑफ वैक्यूम है। तो वैक्यूम क्या होता है आपके पास, E0 E था, तो ये जो है वो 10 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 10 टाइम्स E0। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 4π, E0 की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि वो 10 टाइम्स है तो यहाँ पर 10 टाइम्स E0 आ गया, डिवाइडेड बाय Q² एंड R²। राइट, यहाँ से हमें क्या करना है, Q² की वैल्यू मालूम करनी है। आप चाहें तो फॉर्मूले को शफल करें, आप चाहें तो वैल्यूज़ को ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करें, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें Q² की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q² की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखिए आपके पास 10 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी है। ठीक है, यानी कि जो हम इंसुलेटिंग लिक्विड की परमिटिविटी यूज़ कर रहे हैं वो 10 टाइम्स है। अगर हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से चेंज कर दें, यहाँ पर 4πE0 और 10, ठीक है, और ये हो गया Q² डिवाइडेड बाय R²। मैंने इस तरीके से क्यों चेंज किया है, वी हैव अ स्पेसिफिक रीज़न। बेसिकली 1/4/E0 जो होता है, यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देती हूँ ताकि आप उसको समझ सकें कि K कांस्टेंट जो होता है, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1/4πE0। ठीक है, तो अगर हम 1/4πE0 की जगह के सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इजीली। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अच्छा जी, ये तो आपके पास था F। ठीक है, ये आपके पास था F, क्योंकि हम F मालूम कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू 1/4E0 की जगह आ जाएगा K, और इसके साथ आपके पास हो जाएगा डिवाइड में 10, और यहाँ पर आ जाएगा Q² डिवाइडेड बाय R²। क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूले को शफल नहीं किया है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ F की वैल्यू है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखें, अब हम फॉर्मूले को चाहें तो शफल भी कर सकते हैं और हम ये विदाउट शफलिंग भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मैं एक सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि एक ही पेपर के ऊपर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब मुझे मालूम क्या करना है, Q² मालूम करना है। ठीक है,
मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसी के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ या मैं क्यू स्क्वायर फाइंड आउट कर लूँ। अगर हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 में आपको ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करना बताया। न्यूमेरिकल नंबर 2 में मैं आपको शफल करके बता देती हूँ ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। हमें क्यू स्क्वायर मालूम करना है, तो क्यू स्क्वायर यहाँ से जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, हमारे पास ये जो एफ है ये एफ आ गया, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर के बाद आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया डिवाइडेड बाय के हो गया। ये भी फार्मूला शफल हो गया। फार्मूला शफल करने में अगर आपको प्रॉब्लम है और कन्फ्यूजन होती है तो आप डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बिल्कुल आंसर सेम आएगा। यहाँ पर आपको क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमें चार्ज मालूम करना है। एफ की वैल्यू 0.1 है, आर स्क्वायर आपके पास 0.5 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, और के क्योंकि कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.7 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -12। क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर नहीं मालूम करना, क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमें क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसके ऊपर जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू विच इज़ हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट के बाद 5.26 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -6। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ जो आपको बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर या आपके टीचर्स नहीं एक्सप्लेन करते। मेजॉरिटी बच्चों को पावर सॉल्व करने में मुश्किल होती है। देखें, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पावर आ जाती है और उसका स्क्वायर रूट आपने मालूम करना होता है तो उस पावर को आप डायरेक्ट हाफ कर दिया करें, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। ये -12 है, अगर आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है इसको हाफ कर दीजिए तो ये आपके पास इसकी पावर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5.26 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -3। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 5.26 है तो ये हो सकता है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -6। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो अगेन हमारे पास रेफरेंस आ जाएगा नैनो का। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -6। तो यहाँ पर जो 10 की पावर -6 है हम इसको इससे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्यू चार्ज क्या आ जाएगा, 5.3 नैनो कूलम्स। ये आ गया आपके पास चार्ज की वैल्यू। नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 1b वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ charged particle that are situated in insulating liquid whose permittivity was 10 times that of a vacuum. Now this is the answer. If you have any query or any question, so you can message me on my personal inbox. Solve numerical number 2. In this numerical, it is mentioned that how far apart must two protons be if the magnitude of the electrostatic force acting on either one due to the other is equals to magnitude of gravitational force on a proton at earth surface. अच्छा जी, यहाँ पर ये बेसिकली बात की जा रही है कि आपके पास दो प्रोटॉन मौजूद हैं। ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन हो, मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले मैंने आपको डेरिवेशन एक्सप्लेन की थी, उसका पूरा वीडियो लेक्चर मौजूद है जिसके मुताबिक हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा होता है उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ प्रोटॉन एट अर्थ सरफेस, हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पर आपको बना के समझा देती हूँ। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोटॉन है और ये आपके पास सेकंड प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा जी, इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या है, आर है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या है, यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है कि इनका जो वेट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इन चार्ज पार्टिकल्स का क्या होगा, वेट आ जाएगा। तो ये हो गया इनका वेट।
ऑब्वियसली सी बात है, भले वो नेग्लिजिबल हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है इनका अर्थ सरफेस के ऊपर वेट है। अब यहाँ पर हम इसका डेटा बनाएंगे, डेटा बना के ही हमें आइडिया होगा कि हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। डेटा हमारे पास यहाँ अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर है मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास चार्ज मौजूद है। चार्ज हमारे पास आपको पता है, अगर चार्ज की वैल्यू गिवन ना हो तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू वेट, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और यहाँ पर हमारे पास W किसके बराबर होता है, mg के, यानी कि वेट जो होता है वो मिलीग्राम के इक्वल होता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के इक्वल है और वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, mg मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद हमें पता है, यहीं पर हम नोट कर लेते हैं Q1 और Q2, क्योंकि ये यहाँ पर जो है वो Q1 और Q2 ये दोनों ही Q के इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K आ जाएगा, K के साथ हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से चेंज हो गया। हमें क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। तो आपके पास वही अगेन दोनों ऑप्शन हैं, आप या तो फॉर्मूले को शफल कर लें या विदाउट शफलिंग सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको शफल नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम mg की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि मास आ जाएगा, यहाँ ग्रेविटी आ जाएगी। एंड देन यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, Q स्क्वायर आ जाएगा R स्क्वायर। और अगर हम इसको शफल करते हैं तो हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। देन उसके बाद KQ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू होगी कांस्टेंट K का जो है वो आपके पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9। अच्छा जी, K स्क्वायर जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 के ऊपर 2 चार्ज है। अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर mg। तो m आपके पास मास क्या है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 27 एंड ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8। तो यहाँ पर आपके पास R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.014। मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, आप जो है अपने कैलकुलेटर से इसको यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स हमें यहाँ पर जो है वो स्क्वायर कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट। तो ये हो गया R स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और यहाँ पर हो गया 0.014 के ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, तो रेडियस यानी कि डिस्टेंस आपके पास आ गया 0.118 मीटर। नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2. Solve how to understand numerical number 3 from chapter number 8 electric field. An electron of charge 1.6 multiplied by 10 exponent minus 19 coulomb is situated in uniform electric field of intensity 1200 volt centimeter in cube. 1. Find the force on it. हमें क्या मालूम करनी है, यहाँ पर फोर्स मालूम करनी है, its acceleration. Now we have to calculate the value of acceleration and the time it takes to travel 2 centimeter from rest. यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स है, वो सिचुएटेड है एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल, ऑफ इंटेंसिटी 1200 वोल्ट है। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा मेंटेन करेंगे। हमारे पास आ जाएगा मास कितना है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर चार्ज हमारे पास कितना है, अगेन वही सेम वैल्यू है 1.6 माइनस 10 की पावर 19 कूलम। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पर, E 1200 वोल्ट पर cm, राइट, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास वोल्ट पर cm है, तो हमें वोल्ट पर cm नहीं चाहिए होती बल्कि वोल्ट पर मीटर चाहिए होती है।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को सॉल्व कर लेते हैं। 1200 को हमारे पास ये पर cm है, हमें पर मीटर चाहिए होती है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का 120000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये हमने डेटा के अंदर ही सॉल्व कर ली। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए हमें कैलकुलेट करना है फोर्स, तो हमने यहाँ फोर्स लिख दिया। अच्छा जी, बी उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया क्वेश्चन। देन हमें जो है वो उसके बाद हमारे टाइम भी कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी इज इक्वल टू टाइम, तो टी के आगे भी आ गया क्वेश्चन मार्क। बस अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या है, वी आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर फिजिक्स के मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि हमारी स्टेटमेंट हमें बता रही होती है कि वैल्यू क्या है। इन्होंने बोला एंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट पोजीशन में था इलेक्ट्रॉन, तो रेस्ट पोजीशन में उसकी इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ, हमें एफ मालूम करना है, तो हमारे पास एफ आ जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, राइट। यहाँ पर हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 एंड देन मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से, वो है 120000। नाउ फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14 न्यूटन। यू कैन चेक द आंसर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आप अपनी टेक्स्ट बुक से आंसर चेक कर सकते हैं, आपके कैलकुलेटर में भी आंसर यही आएगा। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आप इजीली देख लेंगे। ये हो गया आपके पास पार्ट ए, जो कि फोर्स आपको मालूम करनी थी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, मास हमारे पास मौजूद है, फोर्स हमारे पास मौजूद है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स हमारे पास है 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 14 एंड देन ये डिवाइड हो रही है वैल्यू मास के साथ, मास है इसका 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 31। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट इट्स प्रॉपर यूनिट, क्योंकि प्रॉपर यूनिट के भी आपको पता है 1 मार्क्स होते हैं। अगर आप इसका यूनिट साथ नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ force and acceleration. Now we are going to solve and we are going to find out the value of time, right। अब हमें क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। वी आर गोइंग टू अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होती है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। एस जो आपको पता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्टेंस को, तो एस की जगह आपके पास आर आ जाएगा। ठीक है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन आपके पास मौजूद है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अंदाज़ा हो जाएगा। एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखें इनिशियल स्पीड आपके पास, वेलोसिटी मौजूद है, टाइम कैलकुलेट करना है। एस को, एस जो है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस इक्वल होता है आर के, और आर भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जो कि लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अपार्ट। अच्छा जी, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप क्या करिए, डेटा के अंदर ही जो है वो चेंज कर दीजिए। डेटा के अंदर हमने चेंज नहीं किया है, तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ठीक है, डिस्टेंस है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ एस की जगह पर आर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आर की जगह आ जाएगा 0.02। इनिशियल स्पीड आपको पता है 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया प्लस हाफ फार्मूले का हो गया। एक्सेलरेशन आया है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 16, ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है,
0.02 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ प्लस हाफ आ जाएगा, और ये हो गया आपके पास 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 16, और ये हो गया t स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। ये 0.02 है और ये हाफ 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 16। तो हम इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। टी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 0.02 मल्टीप्लाई बाय ये जो हाफ का 2 है ये मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था, और ये हो गया 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 16, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। टी स्क्वायर आपके पास आ रहा है 1.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18। लेकिन हमें टी स्क्वायर की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं करनी, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। हमें क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स सा बना देती हूँ ताकि हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर टी स्क्वायर है हमारे पास 1.90 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -18। यहाँ पर हम इसका कर देंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 1.90 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -18 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट आंसर 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -19 सेकेंड। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 3. In this numerical, we have to calculate the value of force, acceleration, time, as we have the given value of initial velocity is 0 meter per second. और in numerical number 4, an alpha particle nucleus of helium atom. अच्छा जी, यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो डिस्कशन की जा रही है वो बात की जा रही है, एक अल्फा पार्टिकल है यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है, हैज़ अ मास ऑफ 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -27 kg एंड अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। व्हाट आर द, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ज़रा इसको कंसिडर करिएगा कि स्टेटमेंट के अंदर हमें पे कंप्लीट चार्ज नहीं दिया गया, लेकिन हमें उस चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई करना। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल। इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकली चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं गिवन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है, जो कि आपको खुद भी पता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज़ 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -27। अल्फा पार्टिकल के बाद आपके पास क्या चीज़ गिवन है, चार्ज गिवन है। चार्ज क्योंकि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -19। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि इजीली सॉल्व कर सकें। तो चार्ज आपके पास क्या हो गया, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन मार्क आ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन में भी आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। F की वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर फोर्स गिवन नहीं है, लेकिन मास गिवन है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो हमारे पास F जो है वो यहाँ पर हम कर लेते हैं, F इक्वल हो जाएगा वेट के, और वेट इक्वल हो जाएगा mg के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी, फोर्स की जगह आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय q। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मास हमारे पास है 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 9.8, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको न्यूमेरिकल में बताने की नीड नहीं है। Q आ गया 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, तो E आपके पास वैल्यू आ गई 2.03 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर आ गया वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। Start to solve numerical number 5 from chapter number 8 electric field. In this numerical it has been stated that
अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये दोनों जो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये जो है कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद हैं और वो किसके कॉर्नर पर हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर के ऊपर हैं और उसकी लेंथ कितनी है 2.0 10⁻6 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दीज टू पार्टिकल प्रोड्यूस एट द थर्ड कॉर्नर। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इट इज़ आस्किंग दैट के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिनकी पोजीशन जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर या साइड्स हैं, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक अपना चार्ज पार्टिकल, इसको हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं और इसको हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल के कॉर्नर के ऊपर मौजूद है, तो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल। समझे हमारे पास ये एक ट्राइंगल की बेस लाइन हो गई और ट्राइंगल के दोनों कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं और ये जो दोनों साइड्स की लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करने का मतलब क्या है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी तो ये मैं इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल जो है वो विदाउट मेजरमेंट बना रही हूँ क्योंकि फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका पी पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इस साइड की लेंथ भी कितनी है 2 × 10⁻⁻6 और ऑब्वियसली सी बात है इस साइड की मेजरमेंट भी कितनी है 2 × 10 एक्सपोनेंट -6 मीटर, ठीक है। क्योंकि तीनों साइड्स कॉर्नर हैं और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर। तो ये एंगल्स भी हमारे पास 60 डिग्री के हैं और जो है वो साइड्स भी हमारे पास सेम मेजरमेंट की हैं। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या मालूम करना है, ये जो पूरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली सी बात है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अप्लाई हो रहे होंगे, वर्किंग कर रहे होंगे या ऑपरेशनल होंगे, वो पूरी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो इन्होंने ये बोला है इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्ड कॉर्नर के ऊपर आपने वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि इन्होंने थर्ड कॉर्नर के ऊपर पूछा तो इट मीन्स कि हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे वो वहाँ पे मालूम करेंगे। अब फोर्स जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। हम यहाँ पर नहीं कर सकते, हमें थर्ड कॉर्नर चाहिए तो थर्ड कॉर्नर यहाँ पर होगा। अब अगर हम इसी को इंक्रीज कर देते हैं आगे की साइड पर, ठीक है, हमने इसको कर दिया आगे की साइड पर, इसको इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर इसके पास दो एक्सिस हैं, ठीक है। ये वाली फोर्स जो है इसके पास ये वाला जो एक्सिस है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो आपके पास होता है वो क्या कहलाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ई एक्स कॉस थीटा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये क्या कहलाएगी आपके पास ई प्लस, यहाँ पर ई प्लस साइन थीटा है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें भी आसानी हो। यहाँ पर हमारे पास ई प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर हमारे पास ई माइनस साइन थीटा है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास दो फोर्सेस हो गई। इसी तरीके से ये आपके पास ई प्लस कॉस थीटा है और ये आपके पास ई माइनस कॉस थीटा है, जो कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें किसी भी कंपोनेंट्स को अगर रिजॉल्व करना होता है तो हम उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं। पहला कहलाता है एक्स एक्सिस और दूसरा कहलाता है वाई एक्सिस। क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है तो इसका वाई एक्सिस यहाँ पर होगा जो परपेंडिकुलर लाइन है और एक्स एक्सिस ये होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइन थीटा है वाई
और ये नेगेटिव साइन। अच्छा जी, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम कॉस थीटा और साइन थीटा कहाँ पर अप्लाई करें। तो बेटा कीप इट इन योर माइंड कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई एक्सिस, जैसा कि हमने ग्राफ में भी समझा है कि हमारे पास दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और यही दोनों एक्सिस हमारे पास माइनस में भी होते हैं। तो जब भी आपके पास वाई एक्सिस की बात आएगी तो आपके पास साइन थीटा अप्लाई होगा, और जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर कॉस थीटा अप्लाई होगा। यहाँ पर जो है वो इसका जो है ऑब्वियसली सी बात है कि इसकी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर जो है वो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द डेटा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेटा बनाएंगे, तो डेटा से ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएंगे इक्वल Q इज इक्वल्स टू Q प्लस is equals to Q minus which is equals to 1.6 multiply by 10 की पावर -19 कूलम्स, राइट। अब हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्टेंस विच इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -6 मीटर। मीटर के अंदर मौजूद है तो हमें इसकी कन्वर्जन की नीड नहीं है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट द इलास्टिक इंटेंसिटी। हमें क्या मालूम करनी है, इलास्टिक इंटेंसिटी मालूम करनी है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, किस लोकेशन पे मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों चार्ज पार्टिकल हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर कॉर्नर के ऊपर मौजूद हैं, और तीसरे कॉर्नर थर्ड कॉर्नर के ऊपर हमारे पास क्या हो रही है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो अगर हम बात करें एट लोकेशन पी, ना यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पी लोकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो पी लोकेशन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ई प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई माइनस साइन थीटा। आप चेक कर सकते हैं, अगर हम पी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, तो इस मिड वाली पोजीशन में आके ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करनी है। यहाँ हम लिख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, E इज इक्वल्स टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, ये दोनों वैल्यूज़ ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी, सिर्फ साइन थीटा प्लस का और साइन थीटा माइनस का इक्वल होगा। अब हमने यहाँ क्या मालूम करनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो यहाँ पर जो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, मतलब एक दूसरे को इन दोनों ने कैंसिल कर दिया, जैसे ई प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ई माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गई हैं तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास ई प्लस कॉस थीटा है और ई माइनस कॉस थीटा है। अगर हम इन दोनों को प्लस करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2E प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास पता है, एज यू नो दैट, कि आपके पास जो है वो ये जो ई पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद ये हो गया 2। यहाँ पर अब हम एक रेफरेंस दे देते हैं कि ई प्लस इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर भी डिस्कस की थी। तो ई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। जस्ट वी आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, तो हमारे पास ई आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9, ये हो गई के की वैल्यू। उसके बाद आ जाएगी क्यू की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -19। इसके बाद आ जाएगा आपके पास कॉस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके अंदर कहीं पर भी एंगल गिवन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एंगल विच इज़ 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट आपके पास 60 आ गई। यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। आप रेडियस का डिस्टेंस एक ही बात है, -6 है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व आउट कर लेंगे। इसे वैल्यू न्यूमेरिकल में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पावर्स को आप एक जगह सॉल्व कर लीजिए, और जो विदाउट पावर है, फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6
उसके बाद यहाँ पर आपके पास 10⁻9 है और ये -19 है और ये हो गया cos 60 और यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 2 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। अब आप इन सब वैल्यूज़ को जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें या मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी 360 न्यूटन पर चार्ज। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हम चाहें तो हमारे पास ये आंसर भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बट अकॉर्डिंग टू द बुक अगर आप चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगी 3.6 × 10⁻² न्यूटन पर चार्ज। क्यों 3.6 के ऊपर क्यों हो गई, क्योंकि देखें डेसिमल यहाँ मौजूद था, जब हमने बैक किया तो ये 10⁻² आ गई। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5। स्टार्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 6। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 6 के अंदर क्या है, फिगर शोज दैट 2 चार्ज पार्टिकल ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर 2 चार्ज पार्टिकल मौजूद है। -q इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू -3 मीटर एंड q इज इक्वल टू, यानी कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं और उनका डिस्टेंस भी गिवन है, एक का 3 है और एक का भी, दोनों का 3 ही है। ठीक है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमें क्या मालूम करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑल्सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन दैट इज रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगी। अब जो है वो हम ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट ई, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ क्या देखनी है कि हमारे पास जो इसके प्रोडक्ट कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होंगे। देखिए इन्होंने लिखा है रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं। हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ये रहा और एक चार्ज पार्टिकल ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, इसका क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम बात यहाँ पर भी हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया इसका पी पॉइंट। अच्छा, उन्होंने बोला है पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये -q है और ये मतलब अगर ये हमारे पास q है। एक्सिस की बात हो रही है कि ये माइनस का चार्ज है और ये एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी x हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये जो y कंपोनेंट है ये कितना है, यहाँ लिख लेते हैं y कंपोनेंट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए ही y कंपोनेंट होगा। अब उन्होंने बोला है कि आप P पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करिए, तो ये क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन उसकी रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, तो ये इस साइड के ऊपर फोर्स जो है वो चार्ज जो है वो मूव करेगा। अब जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो ये होगी, और इस साइड पर क्या होगा कि ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अगेन सेम वही प्रोसीजर है, कैसे ब्रेक होगा, ये इसका एक्स एक्सिस होगा, ये वाला। ठीक है, ये इसका एक्स एक्सिस होगा और ये इसका वाई एक्सिस होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है वो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो ई प्लस साइन थीटा होगी और यहाँ जो वैल्यू होगी वो ई माइनस साइन थीटा होगी। राइट, अच्छा जी, एरो बना देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ई प्लस कॉस थीटा होगा और यहाँ हमारे पास ई माइनस कॉस थीटा होगा। राइट, अब हमें क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। पी पॉइंट के ऊपर ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा मेंटेन करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन के अंदर किस तरह का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। यहाँ हमारे पास डेटा आ गया, तो डेटा में हमारे पास क्या है, क्यू जो प्लस का है वो वही भी माइनस के इक्वल है। दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या है, 3.2 × 10 एक्सपोनेंट -19। दोनों की वैल्यू सेम है, बस फ़र्क कितना है कि एक की प्लस में है और एक की माइनस में है। उसके बाद हमारे पास x कितना आ जाएगा, इसका 3 मीटर, दोनों ही हमारे पास। अच्छा जी, ये 3 मीटर हैं, सेंटीमीटर नहीं है, ये 3 मीटर हैं, तो यहाँ पर 3 मीटर आ गया। उसके बाद y एक्सिस हमें कितना दिया है, 4 मीटर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और यहाँ आ जाएगा 8 पॉइंट P।
ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? अब हम सबसे पहले ऑन पॉइंट पी मालूम करेंगे। ऑन पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 2 पॉइंट से मालूम करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सेंटर लाइन ड्रॉ कर दूँगी क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है, तो आप जो है वो फुल शीट के ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं बीच में मिडिल लाइन ब्रेक करके। यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करें तो हम यहाँ लिखेंगे रिजॉल्विंग इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। जब हमने इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर हमने ब्रेक किया तो ये हो गया ई पॉजिटिव एक्स कॉस, यहाँ पर आपके पास हो गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, ये हो जाएगा ई पॉजिटिव एक्स के, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, एक प्लस का हो गया और देन इसके बाद एक आपके पास वैल्यू कौन सी होगी, माइनस की होगी। तो ये ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या होगा, ई प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा के, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई माइनस साइन थीटा के। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है ई प्लस वाई और ये है ई माइनस वाई। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट के ये हमारे पास प्लस साइन थीटा है और ये माइनस साइन थीटा है, तो ये एक्स एक्सिस पे आकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास साइन थीटा वाली कैंसिल हो गई। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है वो कौन सी है, ई प्लस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू ई माइनस कॉस थीटा, राइट। अच्छा जी, एज वी नो दैट यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे कि हमारे पास ई प्लस और ई माइनस जो है वो इक्वल होते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। तो अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, देन उसके बाद हमारे पास कॉस आ जाएगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड देन कॉस थीटा आ जाएगा। दोनों ही हमारे पास कॉस एंगल की वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ के क्यू और के क्यू होगा तो ये क्या वैल्यूज़ हो गई, 2 के क्यू, के कांस्टेंट होता है, क्यू चार्ज पार्टिकल होता है। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर क्योंकि सेम है, प्लस की साइन है तो आर स्क्वायर का एलसीएम हो गया, तो ये सेम आ गया। उसके बाद आपके पास क्या रह गया, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एज वी नो दैट हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपाउंड हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू एक्स अपाउंड आर के, ठीक है। ये वैल्यू हमें खुद पता है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल्स टू 2 के क्यू अपाउंड आर स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपाउंड आर, ठीक है। अगेन हम इसको सॉल्व ही कर रहे हैं मैथमेटिकली। ये हो गया हमारे पास 2 के क्यू के साथ आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो गया, एक्स मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आर क्यूब और आर है तो ये R3 हो गया। देखिए यहाँ जो है आर स्क्वायर प्लस था तो एलसीएम लिया था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ पर एलसीएम अप्लाई नहीं होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एच विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर 16 प्लस 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब आपके पास आर की वैल्यू आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड देन वी कैन कैलकुलेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 2 आई थी, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यू
इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर E इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, देन मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 5 का क्यूब, क्योंकि r का क्यूब है, q आपके पास 3 है, x आपके पास 2 है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, यहाँ पर आपके पास देखें x की वैल्यू क्या है 3 है और q की वैल्यू क्या है आपके पास, आपने वो यहाँ पर नोट कर दी। यहाँ पर आपके पास 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 आ गया, k की वैल्यू कांस्टेंट आ गई है और x की वैल्यू आपने यहाँ पर नोट कर दी है 3। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया आंसर, यहाँ पर आप e की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा e इज इक्वल्स टू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर चार्ज। यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, e की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने इस न्यूमेरिकल में पूछा था कि डायरेक्शन भी आप बताइए जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो डायरेक्शन जो है वो इसकी टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पर हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, डायरेक्शन होगी इसकी टूवर्ड्स नेगेटिव, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अच्छा जी, अगेन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू द कंप्लीट न्यूमेरिकल। आप यहाँ पर न्यूमेरिकल देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, फिर इक्वेशन नंबर 2 आई, इक्वेशन नंबर 2 के बाद आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला था 2kq। अच्छा, 2 की वैल्यू ये आ गई। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखें ये आपके पास 2 है, उसके बाद k की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10, q की वैल्यू 3.2, x की वैल्यू 3। तो ये 3 और 2 ये वाली वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई हुई हैं डिवाइडेड बाय 5 के ऊपर क्यूब। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन न्यूमेरिकल नंबर 6। नंबर 7, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म टू कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल के जैसा ही है। ऑफ साइड लेंथ 5 नैनोमीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दीज टू पार्टिकल्स प्रोड्यूस एट द थर्ड कॉर्नर। यानी कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये हो गया ट्रायंगल। यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को क्लोज करते हैं जो कि इसका पी पॉइंट कहलाएगा। ये हो गया इसका पी पॉइंट। यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना है। ये हो गया इसका पी पॉइंट। अब इन्होंने क्या बताया है कि आपने थर्ड कॉर्नर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। तो यहाँ पर ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक होगा। बेसिकली इसकी डायरेक्शन जो है, देखें ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। तो ये यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक होगा, सेम जैसे हमने इससे पहले के दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। यहाँ पर हमारे पास e प्लस साइन थीटा होगा क्योंकि वाई एक्सिस है, और यहाँ हमारे पास e माइनस साइन थीटा होगा। ये अपने एक्स कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो यहाँ हमारे पास e कॉस थीटा प्लस में होगा और ये e कॉस थीटा माइनस में होगा। और ये हमारे पास E प्लस यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है 5 नैनोमीटर, इसकी वैल्यू कितनी है 5 नैनोमीटर और इसकी वैल्यू भी कितनी है 5 नैनोमीटर। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो यहाँ इस पी कॉर्नर के ऊपर, इस पी पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका डेटा मेंटेन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, हमारे पास Q चार्ज पॉजिटिव में इज इक्वल्स टू Q चार्ज नेगेटिव में, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 19। अच्छा जी, ये वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, बट ये वैल्यू हमें, ये कांस्टेंट है तो हमें याद होती है। तो आप भी याद रखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि आपके पास पेपर में गिवन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ एंगल भी गिवन नहीं है, बट ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इससे हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। तो ये 60 डिग्री हो गया। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस कितना है r, विच इज़ इक्वल्स टू 5 नैनोमीटर।
5 नैनोमीटर को आप कन्वर्ट कर दीजिए, नैनो की जगह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो यहाँ इसकी कन्वर्जन भी हो गई। उसके बाद हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और किस पॉइंट पे मालूम करनी है, पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी न्यूमेरिकल होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई प्लस एंड ई माइनस है, यानी कि ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा। यानी एक हमारे पास प्लस में होती है, एक माइनस में होती है, और जब हम इसको कंपोनेंट्स में इसके ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर हमने ब्रेक किया तो हमारे पास हो गया ई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ई प्लस कॉस थीटा। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास हो गया ई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका दूसरा, हमारे पास ये पहला आ गया, दूसरा अब हम दूसरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई माइनस साइन थीटा। अगेन सेम वही सिचुएशन है कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन थीटा वाली वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ ई प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई माइनस वाई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इससे पहले दो न्यूमेरिकल के अंदर हमने यही सेम सिचुएशन सॉल्व की है। अब हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ जाएगी यहाँ पर ई इज इक्वल्स टू ई प्लस एक्स प्लस ई माइनस एक्स, यानी कि एक्स में प्लस में और एक्स में ही माइनस में। अगेन हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एज वी नो दैट, यहाँ पर हम रेफरेंस दे देते हैं ई प्लस विच इज़ इक्वल्स टू ई माइनस विच इज़ इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा। सेपरेटर लाइन ड्रॉ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। आप अपने पेपर्स के अंदर, बोर्ड के पेपर्स में भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपके एग्जामिनर को पता हो कि ये क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हुआ है। अगेन नेक्स्ट पेज पे जाते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एग्जामिनर चेक करना भी भूल जाते हैं। अब हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर आ गई आपके पास 2KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और उसके साथ आ गया कॉस थीटा। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। टू फॉर्मूले का आ गया, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 9 आ गई, क्यू की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -19 आ गई। देन उसके बाद आपके पास क्या है, cos 60। cos 60 भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर, ऑल द साइड्स आर इक्वल। साइड्स भी इक्वल हैं, देखें 5 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर, और ये एंगल कितने के हैं, 60 के हैं। ये हमें मेंशन करने की नीड नहीं है, अगर बुक में आपको मेंशन नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 2 यहाँ पर ई की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इन सबको सॉल्व कर लीजिए, cos 60 कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 57.6 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम 57.6। अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल नंबर 8 फ्रॉम चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8 को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। इन दिस न्यूमेरिकल इट इज स्टेटेड दैट द स्क्वायर सरफेस मेजर, यानी कि ये हमारे पास एक स्क्वायर सरफेस है, उसकी मेजरमेंट क्या है, 3.2 मिलीमीटर ऑफ ईच साइड। यानी कि अगर हम इसकी 4 साइड्स को कंसिडर करें तो चारों साइड्स की मेजरमेंट क्या है, 3.2 मिलीमीटर। इट इज़ इमर्स्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहाँ पर फिक्स है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फिक्स है, जहाँ पर मैग्नीट्यूड है ई इज इक्वल टू 1800 न्यूटन पर चार्ज एंड विथ
फील्ड लाइंस एंड एंगल ऑफ एंगल 35, यानी कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं उसका एंगल कितना बन रहा है 35 डिग्री। ये देखें आप, ये एंगल चेक कर रहे हैं, ये 35 डिग्री है विद नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल सरफेस पे। टेक द नॉर्थ टू बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी कि हमें क्या लेना है, नॉर्थ के हिसाब से डायरेक्शन लेनी है। एज तो द सरफेस वर ऑन फेस ऑफ अ बॉक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द डेटा फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है जो इसका मैग्नीट्यूड गिवन है वो है ई, विच इज़ 1800 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास एंगल गिवन है, तो हम एंगल लिख लेते हैं। एंगल है 35 डिग्री। देन उसके बाद हमारे पास इसमें क्या चीज़, कौन सी वैल्यू गिवन है, चेक करते हैं। द स्क्वायर सरफेस मेजरमेंट, यानी कि लेंथ गिवन है, हर साइड की लेंथ गिवन है जो कि है 3.2 मिलीमीटर। एज यू नो दैट लेंथ जो है वो मीटर मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं, मतलब इसको हम मिलीमीटर के अंदर यूज़ नहीं करते, इसका कन्वर्जन करना होता है, मीटर के अंदर चेंज करते हैं। तो लेंथ को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, राइट। अच्छा जी, हमें क्या मालूम करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर अब हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। पहले प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन करने का मेरा तरीका इस वजह से है ताकि आप लोग भी इसी पैटर्न को फॉलो करो। पेपर्स के अंदर जो है वो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक, और ये आपके पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी हेडिंग डाल देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू ई नॉट ए, बोथ द क्वांटिटीज आर वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एज इट इज, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कॉस थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। एज वी नो दैट, 3 डॉट्स को रेफरेंस देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर। एरिया का आपको पता ही होगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या लेंथ का स्क्वायर। तो ए आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ का स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपके पास एरिया की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, ई नॉट मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ए कॉस थीटा है आपके पास, तो ए कॉस एंगल आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1800, एरिया हमारे पास क्या आ गया 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -5, एंड कॉस एंगल हमारे पास क्या है 35। अब हमें cos 35 कैलकुलेट करना है। हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1800 को आप 1.024 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, और cos आपके पास क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास जो एंगल है ना, ये एंगल आपने जो है वो 35 आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एंगल जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो बन रहा है नॉर्मल टू सरफेस, और आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है, जो वैल्यू मालूम करनी है, सरफेस वर ऑन द फेस ऑफ द बॉक्स। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो एज यू नो दैट कि आपके पास एक एंगल जो होता है वो 180 का होता है। ठीक है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो यू नो दैट कि हमारे पास एक कंप्लीट एंगल जो होता है, कोई भी डायरेक्शन हम लेते हैं तो ये 180 का होता है, और ये एंगल आपके पास 90 का होता है, और ये 90 का होता है। ठीक है, तो इन्होंने हमें जो एंगल गिवन है विद नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल से लेके सरफेस तक का एंगल दिया गया है जो कि है 35, राइट। तो हम इस एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 35 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे 180 में से 35 माइनस करेंगे, 180 में से 35 आप माइनस कर देंगे। जब हम 180 में से 35 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द नंबर होगा बेसिकली वही हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर पूरा न्यूमेरिकल ईजी है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर जो टेक्निकली चीज़ है वो यही है कि इन्होंने आपसे बोला है टेक द नॉट टू बी डायरेक्टेड
आउटवर्ड एज तो द सरफेस वर ऑन फेस ऑफ अ बॉक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस, सरफेस पे मालूम करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cos 145, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय cos 145। अब आप cos 145 की वैल्यू निकाल लीजिए। cos 145 की वैल्यू को 1.024 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 1800 से मल्टीप्लाई करें, तो यू कैन गेट द आंसर इजीली विच इज -1.509 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। स्टार्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। इन दिस न्यूमेरिकल इट इज स्टेटेड दैट एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स, यानी कि हमारे पास 2 मेटल की प्लेट्स मौजूद हैं जो सेपरेटेड हैं एक डिस्टेंस के थ्रू, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ 2400 वोल्टेज रिलेटिव टू लोअर, हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड की मेटल्स प्लेट्स लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप ये इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड की मेटल है, पेन चेंज कर लेते हैं, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये है आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट, और यहाँ पर आपके पास एक है नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। ये नेगेटिव आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है, लिबरेटेड है, यानी कि फिक्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक मूव करना है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाली प्लेट की तरफ जाना है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस बेसिकली ये कितना है हमारे पास, इसको हाइट भी आप कह सकते हैं और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये एरिया डिस्टेंस भी कहला सकते हैं और ये इसकी हाइट भी हो सकती है। और इसके जो पास जो वोल्टेज सप्लाई की जा रहा है वो 2400 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो वोल्टेज है हमारे पास 2400 वोल्ट, उसके बाद हाइट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सेंटीमीटर के अंदर हम लोग यूनिट नहीं लेते, तो सेंटीमीटर का हम कन्वर्जन कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। मीटर अब आ गया। अब हमारे पास इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन में है। अब इन्होंने बोला है कि हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच इट, यहाँ से लेकर वहाँ तक इसको जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, तो आपको टाइम मालूम करना है सेकंड में। उसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये न्यूमेरिकल के अंदर अगर ना भी गिवन हो तो आप इजीली खुद ही लिख सकते हैं, मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वैल्यू गिवन नहीं होती। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी आपको डिटेल में बताने की नीड नहीं है, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -31 kg। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले अप्लाई होंगे तो इसलिए मैं फार्मूले की हेडिंग नहीं डाल रही। जहाँ पर हमारे पास सिंगल फार्मूला होता है वहाँ पर हम उसकी हेडिंग मेंशन करते हैं। वोल्टेज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एच। हमें क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़ रह गया, ये हो गया V डिवाइडेड बाय एच। अब विदाउट शफलिंग भी मालूम कर सकते हैं ईजिली, कोई इसमें इतना इशू नहीं होता, इजीली आपके पास वैल्यू आ जाती है। E इज इक्वल्स टू V की वैल्यू है 2400 डिवाइडेड बाय आपके पास H है 0.02, तो E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई जो कि थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब हम क्या मालूम करेंगे, फोर्स मालूम करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें इसमें टाइम मालूम करना है। इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल के अंदर टाइम की कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं होती हम जिसे कैलकुलेट कर सकें। टाइम की इक्वेशन के लिए हमें न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करना पड़ता है, बट उसके लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, जैसे एक्सीलरेशन होना चाहिए। अब एक्सीलरेशन के लिए आपको पता है फोर्स होनी चाहिए, फोर्स के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने कैलकुलेट कर ली। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करूँगी। ये मेरे पास नंबर 1 स्टेप हो गया। नंबर 2 स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं फोर्स कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है, हमें जो है वो फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -19। तो फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट, यहाँ -19 है और यहाँ +5 है, तो ये 14 हो गया न्यूटन। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास फोर्स। इसको भी हाईलाइट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फोर्स है, फोर्स के बाद हमें क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। आपको पता है कि फोर्स के बाद एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, यहाँ नंबर 3 लिख देते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हमें फोर्स मालूम करनी है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फोर्स है 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -14 डिवाइडेड बाय m है आपके पास 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -31। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो एक सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि इजीली रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकें, हमारे पास जो भी अब न्यूमेरिकल रिमेनिंग है। यहाँ पर एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको पता है डिस्टेंस और हाइट दोनों इक्वल होते हैं, तो s की जगह पर 0.02 आ जाएगा। VI 0 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ फार्मूले का, एक्सेलरेशन आया है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 टाइम का स्क्वायर। क्योंकि टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम टाइम मालूम नहीं कर सकते। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा 2.1 आया है, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्योंकि 0 को जब हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमेरिकल हमने पहले भी इसी तरह सॉल्व किया था, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18। अब ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर। हमें टी स्क्वायर नहीं मालूम करना, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टाइम आ गया आपके पास 1.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 सेकेंड। नाउ दिस इज़ द आंसर। आपके पास टाइम कितना आ गया, 1.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 सेकेंड, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर जाने में रिक्वायर्ड है। वो टाइम आ गया आपके पास 1.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8। न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेके इसको समझते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। अभी देखिए हमने इतने सारे न्यूमेरिकल किए और कहीं पर भी हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आई। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स आर 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि सेम वही पोजीशन है कि 2 मेटल प्लेट्स हैं और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, एंड हैव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। चार्जेस क्या हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ऑपोजिट साइन ऑन द फेसिंग सरफेस। टेक द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट टू बी 0। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 है। इफ द पोटेंशियल हाफ वे बिटवीन प्लेट इज देन 5.0, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसका डेटा बनाइए, तो आपके पास ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, जो कि आपके पास
गिवन है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हाफ वे लिखा है तो हाफ वे का पोटेंशियल क्या दिया है 5.0, तो जब 5.0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये हाफ वे का है आपके पास। उसके बाद आपके पास डिस्टेंस गिवन है, टू प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं कर लेते हैं हम, तो 1.5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर। यहाँ पर 10 वोल्टेज कैसे आया है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इन्होंने लिखा है द पोटेंशियल, इफ़ द पोटेंशियल हाफ वे बिटवीन प्लेट इज देन, अगर ये जो पोटेंशियल गिवन है हमारे पास, जो भी पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, अगर हम इसको, जैसे इन्होंने लिखा है 5 है, ठीक है, हाफ वे बिटवीन प्लेट इज देन 5.0 वोल्टेज, अगर ये 5 है तो आप मुझे बताइए कि पूरी प्लेट का क्या होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 10। तो वोल्टेज आपके पास बेसिकली 10 है, जो कि टेक्निकली एक क्वेश्चन के अंदर चेंज है जो आपको खुद समझना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला जो है वो V इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, E कैलकुलेट करना है, तो हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा V डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ हमारे पास V की वैल्यू क्या है 10 है और डिस्टेंस हमारे पास क्या है 0.015, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बिटवीन द प्लेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी 6.66 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट टू 6.66 है, आप इसको राउंड ऑफ करके 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट टू न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। लेकिन आपका ये भी आंसर गलत नहीं है और ये आंसर आपका बुक के मुताबिक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकल चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने जो पोटेंशियल हमें दिया था वो पोटेंशियल हाफ वे पोटेंशियल दिया था, यानी कि प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल था वो हाफ था। अब हमने इसको पूरा करना था तो ये हमारे पास हाफ हो गया और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 वोल्ट हो गया हमारे पास। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 8। आई होप कि आप सबको न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पर्सनल इनबॉक्स के ऊपर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो के लिंक में एंड में मेरा नंबर मौजूद है, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना या फिर आप जो है वो कुछ समझना चाहते हैं तो आप पर्सनल मैसेज में इनबॉक्स कर सकते हैं। अदर देन हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपनी एक्सप्लेनेशन को जो है वो 100% एक्यूरेट करके और न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो परफेक्ट हो सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।